लेकिन कभी कभी आपका ताल्लुक जनरल पब्लिक से होता है, कोई भी आपका कस्टमर बन सकता है। तो ऐसे में फिर गवर्नमेंट का ऑफिशियल रूल होता है कि आप अखबार में इश्तिहार देते हैं जिसमें आप बताते हैं कि आप फलाना बंदे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, इसके किसी लेन देन की इंतजामिया जिम्मेदार नहीं होगी। तो फिर अगर आपके थर्ड पार्टीज जनरल पब्लिक है तो फिर आप अखबारी इश्तिहार देते हैं। अगर आपकी थर्ड पार्टीज डिफाइंड है कि यार ये तीन लोग हैं जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उन तीनों को जरूर बता दें जिन तीनों को पता है। तो अगर ज्यादा है तो फिर पब्लिक नोटिस। नहीं जी, आज हम जी हमारे अनाउंस करने से पहले जो उसके साथ डील कर चुका हुआ है उसकी जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो तब तक हमारा एजेंट काउंट होगा लोगों की नजर में। हाँ जी ठीक है। चैट के लिए वहां पे मैंने खोल दिया। और कैमरा वहां से शेयर होगा या नहीं होगा? क्या वो एडमिन है? वो को होस्ट है। ठीक है, हाँ तो फिर मेरे ख्याल में वहां से हो जाएगा। आप आ जाओ। और किताब कल रात आ गई थी। हाँ नहीं सभी वहां आ गई थी। वहां आ गई है। हाँ तो वही आज भेजेगा। यहाँ पे आज भेजेंगे, ठीक है। तो वहां कल रात आ गई थी, जैसे हमें डाउट था, और आज उन्होंने कहा कि वो यहाँ भेज देंगे, तो मेरे ख्याल में आप लोगों को फिर मंडे को मिलेगी। तो फिर आज फिर हैंड आउट करवा लें। मैं सोच रहा था शायद कॉलेज का खर्चा ना हो, ये आगे पढ़ने से बचने की कोशिश हो रही है। पास्ट पेपर असल में आपके पास फिर किताब अगेन नहीं है ना, मैं इसीलिए तो वेट कर रहा हूँ ना कि एक दफा किताब हाथ में आई हुई हो तो फिर हम उसके ऊपर बात करें। तो आप लोग इस वक्त अपना स्कोप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट, नहीं मैंने मिनिमाइज किया। हेलो, यहाँ तो हमारे पास नहीं होगी बुक, मुझे जीमेल पे जाना है। दो में से कोई एक चैप्टर, ठीक है जी। ऑनलाइन हजरात बस एक आध मिनट के अंदर हम जरा थोड़ा सा अपना स्कोप क्लियर कर लें। स्क्रीन तो नहीं शेयर हो रही।
जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। कैमरा शेयर भी हो रहा है नहीं हो रहा? ऑनलाइन हजरात, आवाज, स्क्रीन, कैमरा, तीनों चीजें क्लियर है आपके पास? ऑनलाइन हजरात सर, कैमरे पे क्वेश्चन मार्क है, कैमरा नहीं है। इसका कोई यूएसबी वाला वो आ रहा है क्या? ठीक है, इसका कनेक्शन किस तरह का है? यूएसबी टाइप है, दिखाएं, इसमें लगा देते हैं। तो वो माइक है, माइक पोर्ट भी एक ही है। बगैर कैमरे से दिखाएगा, बगैर कैमरे से देखो। वाह, अच्छा दीदार करो। फिर हम वो वाला माइक लगा लेते हैं, वो है हमारे पास बैग में, बैग का चले। ये देखो कोई नहीं काम करो है? हाँ ऐसे करो, इसको दूर कहीं रख। ऐसे खाली टीचर के देते हैं, लेकिन आपको तो यहाँ से आईटी वाली सर्विस भी चाहिए। वीडियो यहाँ से करो, हाँ। यहाँ से बात। हो गया, हो गई। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। असल में आज हमारा टूल डिफरेंट है, तो हम जरा उसके साथ कुछ कुश्तियां लड़ रहे थे, ताकि जो है वो फिर वो कैमरे की कनेक्टिविटी नहीं हो रही थी, तो फिर एक देसी कैमरा निकाल के जो है वो हमने सामने चला दी है। तो आवाज, स्क्रीन, कैमरा, तीनों चीजें ऑनलाइन में क्लियर हैं? बेहतरीन, डन हो गया। ठीक, तो कार्रवाई शुरू करते हैं। छोटा सा क्यूट सा एक पॉइंट कल पड़ा था, क्या था वो? ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी। अथॉरिटी होती नहीं है लेकिन लग रही हो, क्योंकि थर्ड पार्टी हैज रीजंस टू बिलीव। थर्ड पार्टी के पास ऐसी कोई ठोस बात होती है जैसे उसे लगता है कि, और वो ठोस बात यही होगी कि बताया है, हालात से साफ नजर आ रहा है कि एक बंदे के पास अथॉरिटी है। अब अथॉरिटी खत्म हो गई हो, लेकिन थर्ड पार्टी गरीब को किसी ने बताया ना हो, तो थर्ड पार्टी कैसे शख्स को एजेंट मान लेती है जो कि इन नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रिंसिपल की फैलाई हुई कंफ्यूजन थी, तो प्रिंसिपल बाउंड हो जाएगा उस सो कॉल्ड एजेंट के काम पे। जैसे अब्बू जी ने पप्पू के बारे में दुकानदार को नहीं बताया, तो पप्पू के तमाम एक्ट्स जो अथॉरिटी खत्म होने के बाद भी हुए, एक्चुअल अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन दुकानदार के नजदीक एक अपेरेंट अथॉरिटी थी, उसे लग रहा था कि अथॉरिटी है। तो ये हम लोगों ने कल पॉइंट पढ़ा था। पार्टिसिपेंट्स को म्यूट कर दें, इसमें म्यूट ऑल की ऑप्शन होगी। एक क्योंकि ये जूम में फिर इस तरह के मसलों मसाइल होते हैं। देखिए यहाँ पे कहीं आपको म्यूट की ऑप्शन सेटिंग में मिल सकती है। ऑडियो सेटिंग भी जाती है। हाँ बाकी सब म्यूट है। जी अभी मेरी आवाज क्लियर है? एकदम फीडबैक दे दीजिएगा, आवाज क्लियर है? ठीक है, हमने पहले सबको म्यूट किया, फिर खाली मुझे अनम्यूट कर लिया, मामला मेरे ख्याल में हल हो गया। वो मैंने लेक्चर के एंड पे बताई।
नहीं जी, एक दो बच्चों को क्लास में बैठे हुए पता है कि क्या हो सकता है जूम में, ऐसा जिसपे कंट्रोल कोई नहीं है। ठीक हो गया जी, ऑल डन, ऑल डन। अब ऑब्वियसली आज लाइसेंस वगैरह का मसला था, लेकिन इतने जोशो खरोश से हम सैटरडे वाले दिन इकट्ठे हो और फिर लाइसेंस की वजह से छोड़ दें तो ये तो मजे की बात नहीं है। तो वो असल में आज वहाँ पे मेंटेनेंस चल रही है, उन्होंने आलमी मेंटेनेंस का दिन मनाया हुआ है। गोटू वेबिनार वाला ने वो अपने आप को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, उन्होंने सोचा रात के टाइम पे जो है वो अपने आप को रिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। उनके यहाँ रात चल रही है, हमारा दिन दिहाड़े वाला टाइम है। तो खैर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी आप लोगों ने सुनी, पढ़ी, देखी, और कल मैंने वर्ड बाय वर्ड पढ़ा भी दी ताकि अगले दिन सवाल ना हो और अगले दिन हम यानी कि सैटरडे को खूब सारा पढ़ सकें। तो क्या वो खूब सारा पढ़ने के लिए हम तैयार हैं? हम तैयार हैं, और तैयार ना भी होते तो मैंने रुकना तो नहीं था। बाकी टेक्नोलॉजी कभी भी हमें परेशान कर सकती है, लेकिन हमारे जज्बात बहरहाल आगे पढ़ने के। चैप्टर 2 से लेके 5 तक एक अजम्पशन थी कि कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं है, अभी बन रहा है। 2 में ऑफर एक्सेप्टेंस देखा, 3 में 3 और एसेंशियल्स हमने देखे, 4 में 2 एसेंशियल्स देखे, तो तकरीबन 3 और 4 में मिलके हमने 5 एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े। और फिर 5 में हमने खास किस्म का कॉन्ट्रैक्ट देखा जो डिपेंडेंट, जिसकी होना शर्त पे डिपेंडेंट होता है। तो वो हमारा पहला जोन था जो तकरीबन 20 नंबर के करीब की वेटेज का था। फिर हम लोगों ने 20 से 25 की वेटेज का था। फिर हमने ये वाला पोर्शन स्टार्ट किया। इस पोर्शन में हमारी थ्रू आउट अजम्पशन यही है कि कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। यहाँ हमने एजेंसी की बात भी की, यहाँ हमने बनने के बाद ब्रीच हो जाए तो क्या होता है। अब बहुत मजेदार डिस्कशन है। एक मजे की बात मैं आपको बताऊं, अभी हम जो अगले 2 चैप्टर्स पढ़ने जा रहे हैं ना, ये पहले एक चैप्टर होता था, चैप्टर 5 आईकेप की किताब का, और चैप्टर 6 का एक छोटा सा पोर्शन होता था जो इसमें शामिल है। ये टारगेट हम नॉर्मली 1.5 दिन में करते थे क्योंकि सिलेबस बड़ा होता था। अब हमने इसको खींच खींच के पूरे हफ्ते पे फैलाना है ताकि तसल्ली से हमें समझ आती रहे, और जब हम इस वीक के नेक्स्ट वीक के एंड तक पहुंचे तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट टैग जो है वो दफन हो चुका हो। कॉन्ट्रैक्ट टैग की अकेली वेटेज तकरीबन 45 से 50 नंबर की। वैसे तो 45 से 50 के बजाय 45 से 55। इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं आधा सिलेबस कॉन्ट्रैक्ट टैग है। और मेरा नहीं ख्याल कि इसने कहीं आपको बहुत ज्यादा परेशान किया है, लेकिन एक दफा किताब आ जाए आपके पास, सारा कुछ है। हम नेक्स्ट वीक में फिर एक दिन आइडेंटिफाई करके उसके पास पेपर्स को एक दफा तसल्ली से जरा गो थ्रू कर लेंगे। हम यूं भी कर सकते हैं कि हम नेक्स्ट वीक सैटरडे को पास पेपर डे के तौर पे मनाएं और एक दफा जरा देखें तो सही हो क्या रहा है। एक दफा इधर भी पता करना पड़ेगा क्योंकि पिछले सैटरडे भी इन्होंने कहा था कि इन्होंने एक स्पेशल क्लास करनी है, जिसकी वजह से हमारी क्लास में थोड़ा सा दिक्कत थी। तो मैं एक दफा इंतजामिया से भी पता कर लूंगा कि सैटरडे में कोई क्लैश तो नहीं, तो फिर सैटरडे को हम एक पास पेपर डे के तौर पे सेलिब्रेट करेंगे। डन हो गया। पर ठीक है, ऐसे कर लेंगे ना, जो बच्चे सही जवाब देंगे उनको एक समोसा। ठीक है, एक भाई ने पूछा सर समोसे होंगे, तो ये ऐसे मजाक जो है ना वो उन क्लासों में चल जाते हैं जहाँ थोड़े बच्चे आए हुए हो, ऊपर से बच्चे एकदम से बढ़ गए। जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो बहुत थोड़े से बच्चे थे। उस दिन ज्यादा हो जाएंगे जिस दिन समोसे, यानी कि वो 30 रुपए का एक समोसा जो आपको अपनी जेब से खाना पड़ता है, और अगर क्लास में मिल जाए तो उसके लिए क्लास में आ जाएंगे, लेकिन वो 200 रुपए की क्लास वो छोड़ देंगे। आपकी टोटल फीस को लेक्चर्स पे डिवाइड करें तो 200-250 का एक लेक्चर बनता है। वो वालिद का खर्चा है ना, खैर है, वो तो पहले से उजाड़ने की आदत है, तो मजीद उजाड़ देंगे, ऐसा क्या है। ये भी सही है, जो ना आए हुए हो उनसे जुर्माना लेके जो आए हुए उनको समोसा खिला दें। बस फिर इस चक्कर में जो शायद जिंदगी में एक आध दफा क्लास में आने का सोच रहा था वो भी नहीं आएगा। ठीक है जी। परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म होना, मैं एक दफा एहतियातन, चूंकि सॉफ्टवेयर चेंज है, ऑनलाइन से फिर से पूछ लूं। ऑनलाइन वालों आप लोगों को आवाज क्लियर है? आवाज, कैमरा और स्क्रीन तीनों चीजें क्लियर है? डन।
परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्या था? हुआ ये था कि ए ने बी को ऑफर दी थी, याद है? ए ने बी से कहा था कि मैं आपको 2 kg ऑरेंजेस देने पे तैयार हूं अगर आप मुझे 100 रुपए दो। फिर बी ने एक्सेप्टेंस दी थी और कहा था हाँ मैं तुम्हें 100 रुपए देने के लिए तैयार हूं इस 2 kg ऑरेंजेस के एवज। जी मेरे तक आवाज नहीं पहुंची, लेकिन शायद कोई कॉलर टोन बजी अजीब सी, या कोई वीडियो देखते देखते अचानक से वो आवाज तेज हो गई। ए और बी के दरमियान, अब आज एक पॉइंट समझ आ जाएगा तो फिर आगे कंफ्यूज नहीं होंगे। ए ने बी से कहा मैं तुम्हें 2 kg ऑरेंजेस देना चाहता हूं अगर तुम मुझे 100 रुपए दे दो। बी ने वादा कर लिया कि हाँ ऐसा होगा। टेक्निकली ये एक एग्रीमेंट है, अगर इसमें लीगल बाइंडिंग हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी है। बट इस एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के पीछे जो चल रहा है वो है दो प्रॉमिस है। यहाँ क्या ख्याल है? दो प्रॉमिस है। ये दो प्रोमिसेस, आज स्क्रीन भी बहुत अच्छा काम नहीं कर रही। दो प्रोमिसेस हैं। ए का प्रॉमिस है कि मैं तुम्हें 2 kg ऑरेंजेस दूंगा, और बी का क्या प्रॉमिस है? मैं 100 रुपए। तो जब मैं ऑरेंजेस देने के प्रॉमिस का बात कर रहा हूं तो मैं कहूंगा ए है प्रोमिसर और बी है प्रॉमिस। और जब बात हो रही होगी 100 रुपए देने वाले प्रॉमिस की तो बी बन जाएगा प्रोमिसर। तो अब हम ऑफरर ऑफरी के बजाय प्रोमिसर प्रोमिसी बोला करेंगे। और आज जब मैं कहूं प्रोमिसर तो समझ जाइएगा कि दोनों में से कोई एक जो अपने हिस्से का काम करने वाला है, जिसने एक वादा किया और अब उस वादे को अदा करने लगा है, अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने लगा है। चैप्टर का नाम है परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है दोनों ने अपने अपने रेसिप्रोकल प्रॉमिस, अपने अपने हिस्से के प्रॉमिस अदा करने, तो ये कहलाएगी परफॉर्मेंस। फिर हम देखेंगे अगर एक पार्टी ना कर सके तो क्या होगा, दो पार्टीज में से किसी एक के साथ मसला हो जाए तो क्या होगा। अभी तक हम बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि एक बंदा अपने हिस्से का काम करना लगा है और दूसरा बंदा भी फिर अपने हिस्से का काम करेगा। जब दोनों प्रोमिसेस पूरे हो जाएंगे तो परफॉर्मेंस पूरी हो जाएगी। एक पूरी हो और एक पूरा ना हो तो हम कहेंगे अभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा परफॉर्म नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ, अभी एक बंदे के हिस्से का प्रॉमिस बाकी है। अब सवाल ये है कि ए ने अगर प्रॉमिस किया बी से तो ये प्रॉमिस पूरा कौन करेगा? ए। क्या ए के अलावा कोई करेगा? एजेंट। अब तो आपको एजेंट वाली बात भी पता है, ए नहीं तो ए का एजेंट कर सकता है। क्या और भी कोई कर सकता है? स्कैन ने आपसे वादा किया आपको पढ़ाने का, स्कैन है प्रोमिसर। मैं स्कैन्स का एजेंट बन के भी आपको क्लासें पढ़ा सकता हूँ और मैं एक थर्ड पर्सन बन के भी आपको क्लासें पढ़ा सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि अगर पार्टीज आपस में तय कर लें तो परफॉर्मेंस किसी थर्ड पार्टी के जिम्मे भी डाली जा सकती है। अच्छा, ए ने प्रॉमिस परफॉर्म करना था, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, बन गया ना, ए मर गया, अब क्या होगा? उसके लीगल वर्सा को ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, अनलेस ये पर्सनल स्किल्स का कॉन्ट्रैक्ट। एक बंदे ने दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपके कॉन्सर्ट पे आके गाना गाऊंगा, और गाना गाने से पहले मर गया। उसके जनाजे पे जो है वो कॉन्सर्ट की मैनेजमेंट पहुंची, उन्होंने कहा जी ये बंदे ने हमसे एक प्रॉमिस किया था और इसने फुलफिल करना है, और कानून ये कहता है कि अगर बंदा प्रॉमिस पूरा ना करे तो उसके बच्चे प्रॉमिस पूरा करें। तो किसी बच्चे को उठा के ले जाए कि अब तुम गाना गाओ जैसे तैसे, वो कहे जी अब अब्बा जी का भी तो शोक मना रहे हैं। उन्होंने कहा जी वो अलग बात है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने तुम्हें पाबंद किया है। तो एक बात हमें समझ आ गई कि ऐसा नहीं है। अगर पर्सनल स्किल्स का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो मौत के साथ खत्म हो जाएगा वो प्रॉमिस, और अगर कोई पैसे का लेन देन है तो फिर वापस करना पड़ेगा। और अगर पर्सनल स्किल्स के अलावा कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो रुपए पैसों से हो सकता हो तो फिर वाजिब होगा। अब आप कहेंगे कि ये बच्चों पे क्या आफत है कि वो बाप का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करें, बाप की विरासत भी बच्चों को मिल रही है। तो एक बात और तय हो गई कि बाप की विरासत से ज्यादा की अमाउंट के लिए वो पाबंद नहीं है। जब उनको बाप की एसेट्स मिल रहे हैं तो बाप की
लाइबिलिटीज भी मिलेगी। थोड़ी सी अंग्रेजी देखते हैं किताब। कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन परफॉर्म कर सकता है? जागो, जूम पे थोड़ा सा मसला आता है भाईजान, खुश करो ये। प्रोमिसर, प्रोमिसर सवाल क्या है? बाय हुम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म। कौन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकता है? अब आपको पता है दो प्रोमिस हैं, तो जो प्रोमिसर है वो है जिसने अपना कोई वादा किया उसने परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले तो प्रोमिसर है। अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है या ये एग्री हुआ था कि प्रॉमिस सिर्फ और सिर्फ प्रोमिसर ही परफॉर्म करेगा, तो फिर प्रोमिसर ही परफॉर्म करेगा। कितनी मुश्किल बात है। बहुत मजे के चैप्टर्स हैं, बड़े आसान से चैप्टर्स हैं और बड़ा कॉमन सेंस वाले हैं कि प्रॉमिस हुआ तो कौन परफॉर्म करेगा? प्रोमिसर। प्रोमिसर का एजेंट भी कर सकता है। इफ इंटेंशन ऑफ पार्टी इज दैट कि प्रॉमिस कैन ईदर बी परफॉर्म बाय प्रोमिसर हिमसेल्फ और एनी पर्सन एम्प्लॉयड बाय हिम। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद नहीं तो उसका एजेंट परफॉर्म कर दे, तो ये भी अलाउड है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑन डेथ ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसर मर जाए तो उसकी जगह उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसका जो लीगल वारिस है, बच्चे नहीं का लीगल रिप्रेजेंटेटिव का, के जरूरी नहीं कि हमेशा बच्चे वारिस हो। जो भी विरासत का कानून होगा इस्लाम का, उसके मुताबिक जो भी उसके वुरसा बनेंगे वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। तो अगर एक बंदा अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सका, मर गया, तो फिर उसके बच्चे परफॉर्म करेंगे, अनलेस या तो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का हो या कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स। कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है? मुखालिफ। यानी कि अनलेस इसके मुखालिफ इंटेंशन हो, यानी आपने कहा कि हाँ भाई हम परफॉर्म करेंगे लेकिन मर गए तो कहानी खत्म। अगर तो पार्टी ने तय कर लिया है कि मरने पे खुद ब खुद जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी तो हो जाएगी। कॉमन रूल ये है कि मरने पे जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी, और चूंकि कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, हाँ ऑफर होती है और बंदा मर जाता तो खत्म हो जाती है ऑफर, बट अब एक्सेप्टेंस भी हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस से पहले अगर बंदा मर जाता है तो उसकी लीगल वर्सा। लेकिन अगर पार्टीज ने आपस में तय किया था कि ये नहीं काम होगा तो फिर नहीं होगा। कॉमन रूल है कि लीगल वर्सा करेंगे। एक और एक्सेप्शन क्या है? पर्सनल नेचर। अगर वो पर्सनल नेचर का है, जो पर्सनलाइज स्किल्स इन्वॉल्व करने वाला है। एक ने कहा दूसरे से कि तुमने पेंटिंग बना के देनी है, पेंटिंग बच्चों को वैसी नहीं बनानी आती होगी, लेकिन अगर ऑरेंजेस सप्लाई करने हैं तो बच्चे भी सप्लाई कर सकते हैं, पैसे देने हैं बच्चे भी पैसे दे सकते हैं। तो ये लीगल वर्सा वाली बात समझ आई। लाइबिलिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज लिमिटेड टू अमाउंट ऑफ एस्टेट ऑफ डिजीज्ड। डिजीज्ड कहते हैं जो मर गया है, मुर्दा, मैयत। अमाउंट ऑफ एस्टेट, एस्टेट का मतलब उसकी प्रॉपर्टी, तरका, जायदाद, वुरसा। लाइबिलिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये जो आपके लीगल वुरसा हैं, इनकी लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू अमाउंट ऑफ एस्टेट ऑफ डिजीज्ड। आसान अल्फाज में ट्रांसलेट करते हैं जुमले को, जो वुरसा है उनकी जिम्मेदारी ज्यादा से ज्यादा उतना है जितना उनको विरसे में मिला है। कॉन्ट्रैक्ट भाई साहब 2 करोड़ का करके मर गए हो, बच्चों को 10 लाख दे के गए हो, तो बच्चों के ऊपर मजीद चीज नहीं आएगी, जितना बच्चों तक पहुंचा वो उसमें से लायबल है। तो लॉ इतना जालिम नहीं है, उसने उन्हीं एसेट्स में से जो बाप की तरफ से आने उन बच्चों को लायबल ठहराया। क्या ये बहुत मुश्किल बात तो नहीं? कभी कभी विद कंसेंट ऑफ प्रोमिजी, प्रोमिजी वो जिसके साथ आपने परफॉर्म करना है, अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म बाय अ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी से पहले एक दफा पूछ लेंगे, उसको जबरदस्ती हम नहीं कह सकते। अगर वो थर्ड पार्टी तैयार है, पता लगे स्कैन आपको क्या आप साहब पढ़ाएंगे और मेरे से बात ही ना की हो, तो ऐसा नहीं है। थर्ड पार्टी से पहले राब्ता करके एक्नॉलेजमेंट लेके प्रोमिसर प्रोमिसी से ये कह सकता है कि तुम्हें मैं प्रॉमिस, मैं नहीं, मेरी जगह एक थर्ड पर्सन आके परफॉर्म करके देगा। जरूरी नहीं है। थर्ड पर्सन कैन बी एजेंट, मतलब उसके अंडर भी आ सकता है, कैन बी एनीवन, मतलब हो सकता है वो एडजस्टमेंट कर लेंगे, अच्छा मैंने तुम्हारे जो देने थे उस बंदे ने फलाना जगह मेरे देने थे, वो तुम्हारे ये पैसे दे देगा। तो पार्टीज आपस में ये भी तय कर सकती हैं कि ठीक है जी परफॉर्मेंस जो है वो एक अजनबी बंदा आके कर देगा। अगर वो ऐसा कर लें तो ठीक है, वो बाउंड है। बात समझ आई? अब अगर आ जाए जॉइंट प्रोमिसर्स। जॉइंट प्रोमिसर का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा ब्लैक स्क्रीन पे देखते हैं। इधर कौन सी आ जानी है?
चले मैं इतनी देर लिखना शुरू करता हूँ ताकि इसको इकट्ठा होश आए। तो जी, अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स। कॉन्ट्रेरी या कॉन्ट्रारी का मतलब होता है मुखालिफ। इसका आसान तर्जुमा हो सकता है अनलेस अदरवाइज एग्री। अनलेस के हमने इसके अगेंस्ट कुछ एग्री किया, नॉर्मल रूल ये है, लेकिन अगर हमने कुछ और एग्री कर लिया आपस में तो फिर वो भी चलेगा। और कुछ नहीं एग्री किया तो रूल ये है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेगा, लेकिन पर्सनल स्किल है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी परफॉर्म नहीं करेगा। वाजी वाह, ये टोटका काम कर गया। ठीक है जी, अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव वेल सेटल्ड हैं या नहीं है? अगर वो वेल सेटल्ड है तो क्या वो परफॉर्म करने के लिए लायबल है, चाहे वो वेल सेटल्ड हो? इस्लाम तो उनको हक देता है उस विरासत का। तो जब वो विरासत उन तक पहुंचेगी तो जिस तरह से वो विरासत उन तक पहुंची है वैसे ही लायबिलिटी भी उन तक पहुंचेगी। अब ऐसे में चाहे वो खुद करोड़पति हो वर्षा और बाप का कॉन्ट्रैक्ट 1 करोड़ का है, लेकिन बाप से मिले 10 लाख, तो पाबंद 10 लाख तक होंगे। हम ये नहीं देखेंगे उनकी अपनी औकात क्या है, उनकी अपनी पोजीशन क्या, हम देखेंगे विरसे में कितना मिला। तो लॉ किसी भी बंदे की लायबिलिटी जो मरने के बाद उसके रिप्रेजेंटेटिव तक गई है वो उससे ज्यादा नहीं रखता जितने एसेट उन रिप्रेजेंटेटिव तक गए। अच्छा जी, एस्टेट सर अगर पर्सनल नेचर में कोई पेमेंट देनी हो तो वो भी नहीं मिलेगी? नहीं, देखिए पर्सनल नेचर में पेमेंट थोड़ी होती है। पेमेंट पर्सनल नेचर की चीज नहीं है, पर्सनल स्किल्स वाली चीज नहीं है। हाँ, एक बंदे ने गाना गाना था, दूसरे ने पैसे देने थे। अब अगर ये गाना नहीं गा सका तो फिर जाहिर है फिर पैसे भी नहीं मिलेंगे। उसमें होता ये कि हम कहते हैं कि अगर एक बंदे ने पहले परफॉर्म करना था, दूसरे ने बाद में, और पहले वाले ने परफॉर्म नहीं किया तो दूसरे वाले पे भी कोई वाजिब नहीं है कि वो परफॉर्म करे। जी सर, लायबिलिटी तो फॉर्म करने के लिए लायबल है, क्या दूसरी पार्टी की परफॉर्मेंस है वो भी रिसीव करने के लिए टाइटल है? जी, अब सवाल ये है कि प्रोमिसर तो हम कह रहे हैं कि हाँ भाई ये प्रोमिसर प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए पाबंद है। डिमांड कौन कर सकता है? अभी हम देख रहे हैं कि कौन परफॉर्म करेगा, फिर इसके बाद देखेंगे डिमांड कौन कर सकता है। तो अभी हम परफॉर्मेंस की बात करें कि परफॉर्म कौन करेगा, और फिर अगला सवाल होगा कि कौन दूसरे से डिमांड कर सकता है कि हाँ भाई तुमने परफॉर्मेंस देनी है। जॉइंट प्रोमिसर्स, ए बी सी और डी ने मिल के मिस्टर एक्स के साथ वादा किया, हम तुम्हें ये वाली चीजें, ये वाला सामान, ये वाला माल सप्लाई करेंगे। ए बी सी और डी ने मिल के वादा किया है। कॉमन रूल ये है कि ये सब मिल के परफॉर्म करेंगे सबके साथ, अनलेस के तय हुआ हो कि अच्छा तुम 4 में से मिस्टर बी तुम परफॉर्मेंस दे देना। अगर तो पहले से तय हुआ है तो इनमें से कोई एक परफॉर्मेंस दे सकता है, अदरवाइज रूल क्या है, सारे मिलके परफॉर्म करेंगे। अच्छा, 3 जिंदा हैं और 1 मर गया, 3 जिंदा और मरे हुए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइंटली परफॉर्म करेंगे। सारे मर गए, सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलके परफॉर्म करेंगे। अब मुझे बता आपके जहन में अगला सवाल क्या आ रहा है, अगर उनके सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी मर गए तो जो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव तक चीज पहुंची होगी। पर्सनल स्किल्स की बात नहीं हो रही, पर्सनल स्किल्स तो फारिग हो गया ना काम में। तो रूल ये है कि अगर जॉइंट प्रोमिसर हैं, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, ये जॉइंटली परफॉर्म करने के लिए पाबंद है, सबके सब मिलके परफॉर्म करने के लिए पाबंद है। और अगर एक आध की डेथ हो जाए या कुछ की डेथ हो जाए, कुछ अलाइव हो, तो जितने अलाइव हैं वो और जिनकी डेथ हुई हुई उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कलेक्टिवली, ये जुमला याद रखना है, सिनेरियो में पूछते हैं, कलेक्टिवली पाबंद है। अनलेस के शुरू में तय हुआ था तुम में से फलाना परफॉर्म कर दे, हमें कोई मसला नहीं है। तो अगर कुछ नहीं तय हुआ हुआ तो ये हमेशा सब मिल के परफॉर्म करेंगे, सबके सब मिल के परफॉर्म। सर, पर्सनल स्किल का कॉन्ट्रैक्ट है और जॉइंट प्रोमिसर है। अगर पर्सनल स्किल का कॉन्ट्रैक्ट और जॉइंट प्रोमिसर है, ठीक है, देखें जॉइंट प्रोमिसर्स हैं तो उन जॉइंट प्रोमिसर्स की पर्सनल स्किल्स होगी, तो अगर एक आध की डेथ हो गई तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पाबंद नहीं होंगे, बकाया 3 पाबंद होंगे। सर इसी एग्जांपल में अगर सिंगर ने एडवांस लिया हो पैसे का तो फिर क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होंगे? जी बिल्कुल। अब अगेन देखिए ना, 2 प्रॉमिस हुए, एक बंदे ने पैसे देने का प्रॉमिस किया होगा, एक ने गाना गाने का प्रॉमिस किया होगा। गाना गाने वाला तो फौत हो गया,
गाना नीचे वाला बंदा नहीं परफॉर्म करके देगा। अगर पैसे दे दिए हुए अगले बंदे ने, वो फिर वापस करने के, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर जिसने पैसे लिए हुए वो मर गया तो फिर उसके बच्चे वो पैसे वापस करने के पाबंद है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, हो नहीं सकता। जब हो नहीं सकता तो याद है हमने कहा था कि अगर किसी के पास कोई भी बेनिफिट चले गए हैं उसको वापस किया जाए, इसको हम कहते हैं रेस्टिट्यूशन, रिस्टोर करना। जी बिल्कुल, उतना ही होगा जितना उसके पास है, उससे ज्यादा के लिए पाबंद नहीं। सर ये जॉइंट प्रोसेस में चार बंदे और इन्होंने फिर किया था, हम चारों में से ना कोई एक करेगा, ठीक है, और वो एक मर गया तो फिर कौन, तीनों करेंगे? जो एक, अगर चार ने तय किया था मिस्टर एक्स के साथ कि हम में से सिर्फ बी परफॉर्म करेगा और बी मर गया, तो फिर बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर ये बात आएगी कि वो परफॉर्म करें। लेकिन अब अगला सवाल, क्या अगर ये कहता है कि बी परफॉर्म करेगा और बी परफॉर्म कर दे, तो क्या बी ए सी और डी से क्लेम कर सकता है? ये बात अभी हम पढ़ने वाले हैं। अभी हमने इस तरफ आना है, जो ये सवाल है ये जरा एक स्टेप आगे है। अभी हम देख रहे हैं कि कौन कौन परफॉर्म करेंगे, ये सब मिलके या इनमें से कोई एक आध अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा तय हुआ है। अब अगेन उनकी नजर में ये अलग है, आपस में तो इकट्ठे हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी ने मिलके ये तय किया था कि हम मिस्टर एक्स को 8 लाख रुपए देंगे। 8 लाख नहीं करते, काम करते हैं 12 लाख कर लेते, आसान हो जाएगी जिंदगी। ए बी सी और डी ने कहा था कि हम तुम्हें 12 लाख देने के पाबंद हैं, और साथ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था तुम चाहो तो जिस मर्जी एक से सारे पैसे ले लेना। उसको कहा था कि तुम हम में से किसी एक से भी आगे क्लेम कर लोगे, हम पाबंद हैं तुम्हें 12 लाख देने की, जिस पे हाथ रखोगे वो तुम्हें पैसे दे देगा। उसने सी पे हाथ रखा और सी ने 12 लाख रुपए दे दिए। सोच के बताएं, क्या इसका मतलब है कि बस खत्म हो गई कहानी, सी ने 12 लाख दे दिए तो बस गेम ओवर? थर्ड पार्टी की तो गेम ओवर हो गई ना, वो उसको पैसे मिल गए, वो साइड पे चला जाएगा। अब सी का क्या राइट है? सी बाकियों से कहेगा कि तुम्हारे बिहाफ पे मैंने पेमेंट किया है, तो आपस में तो तय कर सकते हैं कि ये एक परफॉर्म करेगा, लेकिन वो जो एक दुनिया की नजर में लायबल है, वो आपस में इनकी जो जिम्मेदारी है वो बराबर है। जॉइंट प्रोमिसर्स में हम कहते हैं इनकी लायबिलिटी होती है जॉइंट एंड सेवरल। इनमें से हर बंदा अकेला अकेला भी लायबल होता है और ये मिल के भी लायबल होता है। जॉइंट एंड सेवरल, जॉइंट का मतलब क्या होता है? मिल के, और सेवरल वखरे वखरे, कल्ले कल्ले। तो ये जॉइंटली भी लायबल है और सेवरली भी लायबल है। बात समझ आई? अब सी ने पैसे दे दिए, तो ए बी और डी से कितने कितने पैसे लेने का हक है उसके पास? सोचें, कुछ लोग जज्बाती होकर 4-4 लाख की कैलकुलेशन दे रहे थे, क्योंकि सब पे 3-3 लाख डिवाइड होना है, तो उसने 12 दिए और अब बाकियों से वो 3-3 लाख रुपए रिसीव कर सकता है। अब सोच के बताना है, उसने 12 लाख दिए, मीनवाइल डी मर गया और डी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी मर गए, या उनको कुछ नहीं मिला, बाप कुछ नहीं छोड़ के गया, और अब वहां से रिकवरी नहीं हो सकती। अब सोच के बताएं ए और बी से वो कितने रिकवर? 4-4। अगर डी मर गया तो उसका लॉस अकेला सी नहीं उठाएगा, सब मिलके शेयर करेंगे। बात समझ आ रही है? कहीं मैं खुदा ना खास्ता बहुत मुश्किल बात तो नहीं कर रहा। अंग्रेजी देखते हैं, अंग्रेजी। सर शेयरिंग इज केयरिंग, क्या आप बात कर रहे हैं? जॉइंट प्रोमिसर में अगर आपको भूल जाए तो आप शेयरिंग इज केयरिंग ध्यान में रखें। नहीं जी, जॉइंट प्रोमिसर की रूल क्या है? लफ्ज बाय लफ्ज पढ़ लें ताकि घर जाके आपको उतनी जहमत भी ना हो। जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स। जॉइंट प्रोमिसर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अभी जॉइंट की नीचे लाइन आएगी, ठीक है।
जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स, जॉइंट प्रोमिसर्स की लायबिलिटी होती है जॉइंट एंड सेवरल. Promisee may compel anyone or more of such joint promisor to perform the whole promise. Promisee किसी एक पे भी हाथ रख सकता है और कह सकता है सब परफॉर्म करो. इनसे पूछे तो इन सब ने तो कंबाइंड परफॉर्मेंस देनी है, लेकिन प्रोमिसी अगर चाहे तो इनमें से किसी अकेले से भी परफॉर्मेंस ले सकता है. और अगर परफॉर्मेंस ले ले तो फिर वो अकेला बाकियों से अपने हिस्से का राइट क्लेम करेगा. पहला पॉइंट समझ आया? राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन. Each of two or more joint promisor may compel every other joint promisor to contribute equally with himself to the performance of the promise unless a contrary is agreed. ये तो जुमला हर दफा होता है कि अगर कुछ और तय नहीं हुआ हुआ, तो ऐसे में अगर उसे एक बंदे ने पैसे दे दिए सारे, तो वो बाकियों से कहेगा कि मुझे इक्वली कंट्रीब्यूट करो, हम सब बराबर के प्रोमिसर. हाँ, अगर पहले से ही तय हुआ हो कि 50% उसने देना है, 25% इसने देना है, इसने, तो फिर उतना क्लेम किया जाएगा. लेकिन अगर कुछ नहीं एग्री हुआ तो इक्वली. ये पॉइंट समझ आया कि अगर इनमें से कोई एक भी परफॉर्म कर देगा तो वो बकाया के साथ कहेगा कि तुम लोगों का राइट है कि मुझे इक्वली कंट्रीब्यूट करो. शेयरिंग ऑफ लॉस इन कंट्रीब्यूशन. लॉस हो गया, ये जो लोगों से पैसे मांग रहा था, डी भाग गया, मर गया, और डी की तरफ से पैसे नहीं आए, तो फिर अब इसका हक है कि बाकी लॉस में भी इसके साथ शामिल हो. इन एनी वन और टू और मोर जॉइंट प्रोमिसर्स मेक डिफॉल्ट इन सच कंट्रीब्यूशन. इस कंट्रीब्यूशन में अगर कोई एक आध बंदा डिफॉल्ट कर जाए, द रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर्स जो बच गए हैं, वो डिफॉल्ट वाले को छोड़ के जो बच गए हैं, मस्ट बियर द लॉस अराइजिंग फ्रॉम सच डिफॉल्ट इन इक्वल. अनलेस, वही पुरानी बात की, अगर हमने इसके अलावा एग्री किया हुआ तो वो और है, अदरवाइज अगर लॉस हुआ है तो लॉस भी सब बराबर शेयर करेंगे. अगर सी पैसे देके मर गया तो फिर इसके हिस्से का जो राइट है वो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाकी जॉइंट प्रोमिसर से क्लेम कर सकते हैं. सर लॉस अब हो जाएगा रिमेनिंग पे. जी बिल्कुल, आपने अकाउंटिंग वाली बात कर दी, लेकिन अगेन पता नहीं अभी अकाउंटिंग कहां तक आप लोगों की पहुंची है. खत्म हो गई है? नहीं. असल में वर्ड एब्जॉर्ब जो है वो इंट्रो में मेरे ख्याल में शायद पता नहीं आता है या नहीं आता. कॉस्ट के अंदर एब्जॉर्ब का वर्ड काफी ज्यादा आता है. अब पता नहीं आप लोग, इसीलिए ना उसने एब्जॉर्ब का, तो मैं रुक गया. मैंने कहा पता नहीं आप लोगों की अकाउंटिंग कहां तक पहुंची. ठीक है, उनका इंट्रो खत्म हो गई है. इंट्रो इतनी फास्ट जो खत्म हुई है ना आप लोगों ने. हाँ जी, यहां तक बात समझ आई? यहां तक बात समझ आई. अब कहानी में दोबारा से ट्विस्ट डालते हैं. ए बी सी डी और थर्ड पार्टी कौन थी? मिस्टर एक्स. मिस्टर एक्स ने कहा कि देखो तुम चारों ने परफॉर्म करना था, मैं मिस्टर डी से परफॉर्मेंस नहीं मांग रहा, मेरी तरफ से मिस्टर डी आजाद. प्रोमिजी ने, अब वर्ड प्रोमिजी समझ आता है ना, प्रोमिजी ने एक प्रोमिसर को आजाद कर दिया, जाओ तुमसे मुझे नहीं चाहिए परफॉर्मेंस. और ही बाकी जी
जी क्या आवाज, स्क्रीन, कैमरा तीनों चीजें क्लियर आ रही हैं? आपके अलावा सर स्क्रीन गायब है। जी अभी स्क्रीन भी आ गई है, स्क्रीन, कैमरा, आवाज। चेक उधर से अच्छा वो यहाँ से तो आ गई। चल पड़ा। हाँ जी ये बात समझ आई। अगर प्रोमिजी ने जॉइंट प्रोमिसर्स में से, ठीक है अब क्लियर है, जॉइंट प्रोमिसर्स में से किसी एक आध को आजाद कर दिया तो एक तो इससे बाकी आजाद नहीं होते और ना बाकियों की नजर में वो बंदा आजाद होता है। थर्ड पार्टी ने खुद आजाद किया ना, तो थर्ड पार्टी उसे परफॉर्मेंस नहीं ले रही, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि डी बिल्कुल ही आजाद हो गया। जी बाकी तीनों को परफॉर्मेंस देनी होगी। बाकी तीन डी से अपने हिस्से का, फॉर एग्जांपल वही 12 लाख देने थे, इसने कहा डी मैं तुमसे पैसे नहीं ले रहा, मैं बाकियों से ले रहा हूँ, लेकिन ले पूरे 12 लाख रहा हूँ। तो अगर पूरे 12 लाख ले रहा है तो डी का भी 3 लाख कंट्रीब्यूट करना टू। अब अगर वो सिर्फ डी को परफॉर्म करने से आजाद कर दे और बाकी सारी परफॉर्मेंस बाकी जॉइंट प्रोमिसर से ले ले, तो वो जॉइंट प्रोमिसर्स ये हक रखते हैं कि जिसको इसने छोड़ा था वो उससे कहें कि तुम तो अपने हिस्से का काम हमें करके दो ना। सर उसने डी को रकम समेत आजाद किया है। अगर डी को रकम समेत आजाद की फिर तो कहानी खत्म हो गई। 9 लाख वो 9 लाख 3 बंदे देंगे, अब वो 12 नहीं देंगे, 2 देंगे। अब वो 9 देंगे ना, यानी कि जब उसने उसको रकम समेत आजाद कर दिया तो बाकी 3 सिर्फ अपने अपने हिस्से के 3 लाख देंगे और डी अपने हिस्से समेत आजाद हो गया। अगर ऐसा हुआ है, कॉमनली ऐसा नहीं होता, वो कहते हैं आप 4 में से फलाना एक बंदा बस वो परफॉर्म कर दे, तो उसका ये मतलब नहीं कि बाकी सब बिल्कुल ही आजाद हो गए। थर्ड पार्टी की नजर में आजाद हुए, आपस में आजाद नहीं हुए। आप कुछ कहना चाहते थे? सर वो जो 9 लाख देंगे उसमें से कुछ रिकवर नहीं, रिकवर नहीं कर सकते क्योंकि देखिए डी का मामला ही खत्म हो गया सारा। अब अंग्रेजी देखते हैं क्या कहती है इसकी अंग्रेजी। रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर बाय प्रोमिजी। प्रोमिजी ने जॉइंट प्रोमिसर्स में से किसी एक प्रोमिसर को आजाद कर दिया। It does not discharge the other joint promisor or joint promisors. एक को आजाद कर देने से बाकी आजाद नहीं होंगे। क्लियर है ये बात? It does not free the joint promisor so release from the responsibility towards other joint promisors. जिसको आजाद किया उसकी बाकियों की तरफ जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है, थर्ड पार्टी की नजर में जिम्मेदारी खत्म हुई है। तो थर्ड पार्टी अगर किसी एक को आजाद कर दे तो वो थर्ड पार्टी की नजर में आजाद हुआ है। बाकियों की नजर में devolution of joint rights. If a person has made a promise to joint promisees, then unless contrary intention appears, devolution of joint rights is also applicable. अजीब सी बात है, ये लफ्ज हमने देखे हैं कहीं, देखें थोड़ा पीछे जाके देखते हैं, शायद कहीं गुजरे हो। इसने कौन सा हमारे साथ इतना तेजी से चल पड़ना है? जादू थोड़ा स्लो है। ये छुपी हुई ब्रैकेट, ये जो हमने रूल पढ़ा था ना कि वो सब मिलके, कुछ जिंदा कुछ मरे हुए हैं, तो जिंदा और मरे हुए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलके इसको प्यार से कहते हैं डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स। जॉइंट राइट्स किस तरह से डिवॉल्व हो जाते हैं, मतलब डिवाइड किस तरह से हो जाते हैं। तो यही रूल जॉइंट प्रोमिसर पे एप्लीकेबल है, वहां दोबारा से रिपीट किया उन्होंने। कहने का मतलब है कि प्रोमिसी इनमें से
किसी एक से परफॉर्मेंस लेना चाहिए या किसी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव से परफॉर्मेंस लेना चाहे तो उसकी मर्जी है, अदरवाइज ये सब के सब मिलके परफॉर्मेंस देने के लिए पाबंद है। जितने जिंदा हैं वो और जो मरे हुए हैं उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर सब मरे हुए हैं तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अंग्रेजी पढ़े इसकी। अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स इन केस ऑफ several promisers the following person must perform all the promisers jointly if all are alive, सब जिंदा हैं तो सब मिलके परफॉर्म करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज प्रोमिसर जॉइंटली विद सर्वाइविंग प्रोमिसर्स, जो मर गए हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव अलोंग विद जिंदा वाले प्रोमिसर्स। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ऑफ देम जॉइंटली, अगर सब के सब ही मर चुके हैं। इस फिनोमेना को कहते हैं डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स। तो अगर देखें तो हम बड़ी मजेदार सी बातें पढ़ रहे हैं। जी जी। अगर प्रोमिसर जिंदा है और प्रोमिसी कहे कि मैंने तुम्हारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव से परफॉर्मेंस लेनी है, तो अगर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में एग्री नहीं किया हुआ तो ऐसा नहीं हो सकता। रूल पहला क्या है, प्रोमिसर से होगा अनलेस के तय हुआ वो के एजेंट दे देगा, अनलेस के तय हुआ वो थर्ड पार्टी दे देगा, अनलेस के वो मर जाए और वो भी ना हो, पर्सनल स्किल भी ना हो, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो होगा। और अगर एक से ज्यादा है तो सबके सब कंबाइंड लायबल है, नहीं तो जिंदा मुर्दा मिला के लायबल। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मरे हुए बंदे को भी नहीं छोड़ रहा, वो कह रहे कॉन्ट्रैक्ट किया। बात समझ आई? खुदा ना खास्ता मुश्किल बात तो नहीं कर रहे। कुछ कॉमन सवाल पूछूं आपसे, बहुत ही कॉमन सवाल, बड़े मजाकी और बड़े कॉमन से सवाल। पहला सवाल, अगर प्रॉमिस में कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि प्रॉमिस इस जगह पे परफॉर्म होगा, तो वो कहां परफॉर्म होना चाहिए? छा गए। अब अगर मैं आपको ये लाइन लिखी हुई दिखा दूं तो ये मत कहिएगा कि सर ये तो बड़ा मुश्किल सा लॉ था। अच्छा, अगर कोई टाइम ऑफ परफॉर्मेंस तय हुआ हो, अगर दिन तय हुआ हो और टाइम ना तय हुआ हो, उसी दिन, लेकिन किस टाइम? किसी भी टाइम, रात 3 बजे, रात 11:55 में, देख लें। स्कैन ने आपसे वादा किया कि वो आपको क्लासें पढ़ाएगा और अचानक से रात 11:55 पे आपको क्लास पढ़ाए। टाइम लिखा होना चाहिए, और अगर नहीं लिखा हुआ तो सोचें रीजनेबल टाइम। ये प्यारी बात की ना, रीजनेबल। अच्छा, अगर मैनर डिफाइंड हो कि इस मैनर में परफॉर्म होगा, और अगर कोई मैनर ना डिफाइंड हो, में पेचीदा करके लिख देते हैं। आप लोग सादा जबान में सीधी सीधी बात बता देते हैं। अच्छा, प्रोमिसर अगर पहले चाहे कि हाँ भाई मुझे दिखाओ सारे अरेंजमेंट पूरे हैं परफॉर्मेंस पूरी करने के लिए, तो क्या ये उसका हक है? और अगर अगला बंदा उसको वो प्रॉपर फैसिलिटेट ना करे परफॉर्मेंस देने के लिए, तो फिर वो उस वक्त पाबंद नहीं है परफॉर्मेंस। अंग्रेजी देखते हैं। आपके सामने भी एक टेबल आ जाएगा, तुम्हें आना होगा दोस्त, मेरे करना टॉकिंग वाले को। नो टाइम फॉर परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड, नीचे वाली लाइन इग्नोर कर दें। मस्ट बी परफॉर्म विद इन अ रीजनेबल टाइम। Promise is to be performed on certain day, तो may perform at any time during usual hour of business on such day and place at which promise ought to be performed। usual hours में उस जगह पे हो जिस जगह पे तय हुआ था कि प्रॉमिस होगा। अब इसमें एक नया वेरिएबल ऐड करते हैं। परफॉर्मेंस देने वाले ने ये कहा था कि हाँ भाई मैं परफॉर्म करूंगा, उसने कहा ठीक है। कभी कभी ये तय होता है कि प्रॉमिस ही कहता है मैं जब आपको कहूं तब आपने परफॉर्मेंस देनी है, तो फिर कब परफॉर्मेंस देनी चाहिए? मसला ही हल हो गया। प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म ऑन सर्टेन डे और एप्लीकेशन बाय प्रोमिसी इज, ये एप्लीकेशन का मतलब है कि वो अप्लाई करे कि हाँ भाई तुमने परफॉर्मेंस देनी है।
promisee shall apply for performance पहले at a proper place and within usual hour of business. वो कहेगा इस दिन इस टाइम पे, जो कि मुनासिब प्लेस होनी चाहिए और मुनासिब टाइम होना चाहिए कि तुमने मुझे परफॉर्मेंस देनी है. नो प्लेस इज फिक्स फॉर द परफॉर्मेंस. अगर फिक्स नहीं हुई प्लेस, फिर क्या होगा? रीजनेबल प्लेस. और मैनर और टाइम प्रिस्क्राइब्ड, तो फिर शुड बी मेड इन दैट मैनर एंड एट दैट. तो टाइम, मैनर, कोई चीज स्पेसिफाइड हो, बहुत आसान सा कानून है. अगर दिन, जगह, टाइम इन कंडीशन में से जो डिफाइंड हो वैसे करना है, जो डिफाइंड ना हो रीजनेबल टाइम, रीजनेबल जगह, रीजनेबल दिन पे करना है. और अगर इसमें ये रूल हो कि वो कहेगा तो करना है, तो जब वो कहेगा तो फिर उसके बाद रीजनेबल टाइम, डेट वगैरह के हिसाब से परफॉर्म करना है, और वो किसी अनरीजनेबल डेट, टाइम का जिक्र नहीं करेगा. मजा आता जा रहा है वैसे. बातें जिस फ्लो में बहती जा रही है ना, मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि थोड़ी सी और बात हो. मतलब एक ऐसा फ्लो सा बन गया, मतलब ये इतनी कोई शोलिया सीधी सीधी सी मजे मजे की बातें हैं कि होती जा रही है. अवाम में घबराहट पाई जाती है. क्यों? बहुत ज्यादा मुश्किल बात है. सैटरडे हम लोगों ने कहा था हम ज्यादा पढ़ेंगे, कल आगे नहीं पढ़ा था ना, तो कल के दिन का भी तो आज पढ़ रहे. फिर अगर मैं कहूँ जनरल बातें पूछ लूं तो आप कहेंगे सर ने चालाकी से पढ़ा दिया. सर एप्लीकेशन का मतलब है वो अप्लाई करेगा, वो कहेगा कि इस तरह से हो, तो वो कहलाएगा कि उसने एप्लीकेशन. तो पहले 2 पॉइंट में हमने ये अजम्पशन ली थी कि नो एप्लीकेशन इज नीडेड, और इसमें भी हमने ये अजम्पशन ली है नो एप्लीकेशन इज नीडेड. तो इसलिए इस वाले पॉइंट को इग्नोर करते हैं, सिर्फ यहाँ पे एप्लीकेशन इज नीडेड था. सिर्फ इधर हमने कहना है कि वो प्रोमिसी, इधर जहां एरो आने वाला है थोड़ी देर में आएगा, इससे आना होगा. सिर्फ इस वाले पॉइंट में एप्लीकेशन नीडेड है, बाकी जगह ये लाइन को हम उड़ा भी दें तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. खामखा अगर ये लाइन आपको परेशान कर रही हो, कंफ्यूज कर रही हो, तो जिंदगी आसान कर दें. सवाल वही जनरल. जी जी, सवाल को रिवाइज करते हैं. हमने कहा कौन परफॉर्म कर सकता है? प्रोमिसर, एजेंट, थर्ड पार्टी, जॉइंट प्रोमिसर, सारी बातें पढ़ी. डिमांड कौन कर सकता है? प्रोमिसी का एजेंट, अगर तय हुआ हो तो थर्ड पार्टी, और अगर जॉइंट प्रोमिसी हो सबके सब मिलके, कुछ जिंदा हो कुछ मरे हुए हो, तो जो जिंदा हैं और जो मरे हुए के लिए, और सब मरे हुए हो, तो ये तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है. तो आपने कुछ सुना तो नहीं? कानून की तरफ से होता है. अवाम सर कल के लेक्चर की टाइप्स पढ़ाते, कल के लेक्चर की टाइप ये ऐसे नहीं, ये बच्चा है ना, ये रॉन्ग नंबर है. ये 2 दिन बाद आया है, वरना कल भी आया होता तो पता लग गया होता ऐसे सारी कहानी. कल भी हमने उसको सारा रीटेक किया था, परसों तो एक्चुअल में पढ़ा था. तो ये रॉन्ग नंबर है, ये जो है ना इसको. ठीक है जी. सर इसी पॉइंट में एप्लीकेशन जी, एप्लीकेशन से क्या मुराद है? नहीं, मतलब इसी पॉइंट पे क्यों एप्लीकेशन? इस पॉइंट में एप्लीकेशन क्यों लिखा है? वो आपको रूल बता रहे हैं. वो रूल में ये बताते अचानक से बताना चाह रहे थे कि अगर ये तय हुआ हो कि पहले वो कहेगा तो परफॉर्मेंस होगी, तो पहले वो कहेगा फिर परफॉर्मेंस होगी. तो ये सारे पॉइंट पे मतलब कह सकते हैं, लेकिन हमने बाकी जगह असम्पशन ली है कि नीडेड नहीं है. तो अगर जहां नीडेड नहीं है तो फिर प्रोमिसर की मर्जी, और जहां एप्लीकेशन नीडेड है तो पहले वो कहेगा, बाद में प्रोमिसर फिर उसको रीजनेबल तरीके से करेगा. तो यानी कि ये बातें इतनी जेनेरिक है कि इस पर ज्यादा परेशानी की बात नहीं है. रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या चीज होती है? ये जो ए और बी के दरमियान है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस है. इनमें से कौन सा पहले परफॉर्म होना चाहिए? मैंने कब बताया कि ए लाजमी पहले ऑरेंजेस देगा तो ही पैसे आएंगे? इसका मतलब है पार्टीज ये भी आपस में तय कर सकती हैं कि पहले कौन करेगा. तो अगर तय हुआ हो कि पहले एक करेगा और बाद में दूसरा करेगा, तो सोच के बताएं दूसरा कब करेगा?
मतलब इतनी मजाकिया बातें हैं ना इस वक्त। और अगर ये तय हो कि दोनों इकट्ठे परफॉर्म करेंगे और दूसरा तैयार नहीं है तो फिर पहला नहीं करेगा। अगर तय हो कि पहला करेगा बाद में दूसरा करेगा और पहले को प्रॉमिस परफॉर्म ना करने दिया जाए तो दूसरा भी नहीं करेगा और फिर देखेंगे कि इसका क्या मामला होगा। मैं क्या करूं, मैं यकीन माने मतलब मुझे थोड़ा सा तरस आ जाता है। बातें बड़ी ही सिंपल हैं, आसान सी हैं, लेकिन कहीं आप लोग घबरा ना जाए। आप होता है घबराना तो मना है। ब्रेक लगा देते हैं। कल रात बुक आ चुकी थी पब्लिशर के पास और आज उसने कहा है कि वो स्कैन्स वालों को भी भिजवा देगा, तो ये शायद आपको पीर तक दे देंगे मोस्ट प्रोबेबली। ऑनलाइन वालों का एक दफा आप इनसे पता कीजिए कि आप लोगों तक कब तक पहुंचेगी, लेकिन कॉलेज के बच्चों को तो मेरे ख्याल में मंडे को मिल रही होगी मोस्ट प्रोबेबली। आप लोगों को फ्री मिलेगी, ये प्री रिजल्ट वालों को फ्री मिलेगी। जो पोस्ट रिजल्ट वाले हैं वो जो है उनके साथ कॉलेज ने ऐसा कोई वादा नहीं किया, लेकिन प्री रिजल्ट वालों को फ्री मिलेगा। कौन से 2 चैप्टर्स का टेस्ट होना है? 9 हमारा 8 9 भी रहता था ना। 8 9 10 तरह को थोड़ा सा तो नहीं, 8 हो नहीं चुका, नहीं हुआ। एक सफे का 8, एक सफे का 9 और तकरीबन कोई जबरदस्ती 8 को इग्नोर कर देते हैं, 9 डन। 8 डाल दें, उसी का तो आसरा था। ठीक है, अब अगर अवाम में इतना जोशो खरोश पाया जाता है, मैं लिख दूं ताकि सनद रहे। पता है इस वक्त मेरा बड़ा मूड था आगे पढ़ाने का, लेकिन ना मुझे तरस आ रहा है। कहीं आप लोगों को ये ना लगे कि मैं भी जालिम आदमी हूँ। यहाँ वर्ड भी पे जोर दिया गया। नहीं, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, मतलब ये 3.5 सफे का, तो इसलिए हमने थोड़ी सी ब्रेक लगाई है। या शायद 3 सफे का है, 3.5 का तो दूसरा है, छठा 7वां। खैर, चैप्टर नंबर 8 9 और 10 खूबसूरत सा एक प्यारा सा क्यूट सा टेस्ट मंडे को क्लास टाइम में इंशाल्लाह ताला हैंडआउट्स दिए जा सकते हैं। और एक मुझे दिखा दें ताकि मैं पेज तब तक इनको बता दूं जो ऑनलाइन वाले हैं। ऑनलाइन वालों, आप लोगों ने पेज नंबर 38 पढ़ना है। जो आपके पास ऑनलाइन लिंक में नोट्स अवेलेबल है ना, वहां पेज 38 आपने पढ़ना है। पेज 39 पे ऊपर एक टेबल दिया हुआ है, हाफ पेज से ऊपर एक टेबल है, वो टेबल आपको देखती नजर आ जाएगा जो हमने लेक्चर में देखा था, वो पढ़ना है। पेज 3 बताऊंगा तो आप कहेंगे सर जुल्म हो गया। चले मैं ये नहीं बताता, पेज 40 वाली बात नहीं बताता, क्योंकि ये भी हमने आधा पढ़ लिया है, लेकिन फिर आप कहेंगे टीचर टाटा है साले में, इग्नोर करें। आपने बस वो वाला पेज 38 पढ़ना है और पेज 39 पे ऊपर एक टेबल दिया हुआ है वो पढ़ना है। ऑल्दो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का आधा पेज हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं भी आपको नहीं बता रहा ताकि आप घबरा ना जाए। जो शौक से पढ़ना चाहे वो पहली 4 हेडिंग्स पढ़ सकता है। पेज 40 की पहली 4 हेडिंग्स साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, प्रिवेंटिंग द परफॉर्मेंस, नॉन परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट। मतलब आखिरी 2 हमने नहीं पढ़े, पीछे भी तो कुछ रहता है ना, वो टाइम वाली बातें भी रहती है हमारी। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ताला ये टेस्ट में शामिल नहीं है, ये बड़ी जेनेरिक डिस्कशन थी, तो खामखा इस पे टाइम इतना ज्यादा लगाने की वाकई जरूरत नहीं थी। आप पढ़ेंगे तो बड़ा मजेदार सी बातें हैं। ठीक है जी, आपको टाइम से पहले छुट्टी हो गई, अपना ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ वक्त पे लेते रहिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं। ये जो ये वाला बिजनेस ये डीएमबीएस छोटा सा बहुत छोटा।